चलिए आज हम लोग मानव जनन का अगला भाग देखेंगे। कल हम देखे थे कि मानव जनन करने योग्य कब होता है। तो हम देख लिए थे कि किशोरावस्था से ही मानव जो है जनन करने योग्य हो जाता है। लेकिन वास्तव में जनन करने योग्य जो माना गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो यौना आरंभ से माना गया है। यौना आरंभ से, या फिर कह सकते हैं युवा अवस्था से। युवा अवस्था वाले व्यक्ति ही जनन में भाग ले सकता है। ये भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन बुक के अगर हम देखें तो किशोरावस्था में ही कोई भी व्यक्ति जनन करने योग्य हो जाता है। तो आज हम देखेंगे मानव जनन का जो अगला पार्ट है वो इसमें लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, जैसे ही व्यक्ति युवावस्था में आ जाता है तो वहाँ वृद्धि दर थोड़ा धीमी हो जाता है। और धीमी इसलिए होता है ना कि जितने भी ऊर्जा होते हैं वो जनन वाले अंग को परिपक्व करने में लग जाते हैं, और बाकी जो कुछ ऊर्जा बचते हैं वो ऊर्जा हमारे बॉडी को वृद्धि करने में अपना मतलब भूमिका अदा करते हैं। और कुछ ज्यादा जो ऊर्जा होता है वो जनन अंग में लग जाता है, जनन अंग को वृद्धि करने में और जनन अंग की सारे क्रिया को करने में और ज्यादा ऊर्जा लग जाते हैं। मतलब 100% ऊर्जा अगर हम लोग के खाने से मिलता है तो 80% ऊर्जा तो जनन अंग को बढ़ाने में और उसके द्वारा जो भी काम होते उसमें लग जाता, और 20% ऊर्जा ही हमारे बॉडी को मतलब विकसित करने में लगता है। इसीलिए वहां पर ही हम लोग के बॉडी का जो वृद्धि दर है वो थोड़ा धीमी हो जाता है। अब आगे देखेंगे, किशोरावस्था की इस अवधि की यौना आरंभ कहा जाता है। अब आपसे कहेगा कि यौना आरंभ किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि जब किशोरावस्था के ऐसा एज में कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता जिस एज में उसका व्यक्ति का बॉडी का वृद्धि दर धीमे हो जाता है और उसका जनन अंग पूरी तरह से परिपक्व होने लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, यौना आरंभ कहते हैं। एक बार फिर से अगर आपसे कोई पूछे यौना आरंभ किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि किशोरावस्था का ऐसा टाइम जिस टाइम में व्यक्ति का बॉडी धीमी गति से वृद्धि करता है और उसका जनन अंग बढ़ने लगता है और पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, इस एज को ही हम कहते हैं यौना आरंभ। अब आगे देखेंगे, लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है। अब इसको इतना समझिए, लैंगिक जनन का अर्थ है कि दो व्यक्ति को साथ में जरूरी है। अगर दो व्यक्ति साथ में रहेंगे तभी लैंगिक जनन पॉसिबल है। अभी हम लोग पुष्प में देखे थे, तो पुष्प में देखे थे वहां पर भी दो व्यक्ति थे, एक था पुंकेसर और एक था स्त्री केसर। वहां भी दो व्यक्ति आपस में अपने साथ मतलब संलेखित किए थे अपने युग्मनज को। तो वहां से भी हम लोग क्या किए थे, नया पुष्प को उत्पन्न किए थे। लेकिन वहां हम लोग ये ध्यान नहीं दिए कि वहां वास्तव में आंतरिक निषेचन हुआ था या बाह्य निषेचन हुआ था। तो वहां पर बाह्य निषेचन हुआ था। बाह्य निषेचन माने वहां से बाहर बाहर ये आपस में संलयनित हुआ था। स्त्री केसर और पुंकेसर का जो होता है भ्रूण वगैरह, भ्रूण बोल रहा हूँ, वो जो प्राकन होते हैं उधर से जो मदा जनन अंग का जो होता है वो आपस से मिलते हैं, वो बाह्य जनन के द्वारा होते हैं। मतलब कि पुष्प में हुआ था बाहरी से जनन, उसको बाहरी से जनन करके हम नया पुष्प को उत्पन्न किए थे, उसको ही हम कहेंगे बाह्य मोचन द्वारा। तो पुष्प में होता है, अगर पुष्प से नया पुष्प को उत्पन्न करना है तो उसमें बाह्य मोचन के द्वारा जनन करना पड़ेगा। परागकण को ये मादा जनन अंग अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है वहां जो अंड कोशिका होता है उसमें लाया जाता है, तब जाकर के वो लोग संलयनित होते हैं तो नया पुष्प बनता है। तो बाह्य मोचन के द्वारा पुष्प में होता है लैंगिक जनन। लेकिन पुरुष में कैसे होता है उसे देखेंगे। जैसे कि पुष्पी पौधे में होता है, ये ऑलरेडी बताया। अब यहां देखेंगे, दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणी में होता है। अब देखिए, दोनों अपना अपना युग्मनज को आंतरिक आंतरिक के द्वारा भी जनन किया जा सकता है। दोनों लोग जैसे नर और मादा दोनों अपना जो नर जनन अंग से जो
डीएनए होता है उसको छोड़ेंगे आंतरिक जगह पे, तो आंतरिक में भी जनन हो सकता है, आंतरिक जगह में छोड़ने पर भी। पुष्प में तो बाय बाय बाहर बाहर छोड़ा जा रहा था, परागकणवर्ती काग्र बाहर बाहर जा रहा था, लेकिन मानव में अंदर अंदर सब जाता है। मानव में अंदर अंदर चीजें जाते हैं, नर और मादा का जो होता है उस संलयन का क्रिया अंदर अंदर होता है, तो यहाँ से नया संतति उत्पन्न होते हैं। या बहुत से जीव में, जानवर में भी अंदर अंदर होता है। फूल में ओनली फॉर बाहर बाहर अभी देखने को मिला है कि फूल में बाहर बाहर होता है। और जितने भी प्राणी हैं, मानव है, ये सब में अंदर अंदर संलयनित होने की क्रिया होता है और अंदर अंदर ही वहां से भ्रूण बनता है। भ्रूण के बाद बच्चा जो है पूरी तरह से परिपक्व होता है, उसके बाद जो है निसंतान के रूप में उसकी उत्पत्ति होती है। तो मानव में होता है आंतरिक निषेचन और पुष्प में होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब कि बाहर से नर और मादा का युग्मक आपस में संलयनित होते हैं, और आंतरिक निषेचन का मतलब कि अंदर नर और मादा का युग्मक आपस में संलयनित होकर के नया संतान को जन्म देते हैं। अब आगे देखेंगे, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग या जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम नर जनन तंत्र को समझेंगे। अब मानव में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं और पढ़ भी लिए, एक लेक्चर पहले बताएं और जो बचा था मैं बताएं। अब यहाँ से हम लोग के नर जनन तंत्र स्टार्ट हुआ कि आखिर नर जनन तंत्र कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ होता है। तो पहला बात यह है नर जनन तंत्र में कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग या जनन कोशिका को निषेचन तक पहुंचाने वाला जो अंग होता है। अब जनन कोशिका उत्पादित होगा तभी तो आंतरिक निषेचन करेगा। तो जनन कोशिका जिस बॉडी के पार्ट में उत्पादित होता है वो बॉडी का पार्ट नर जनन तंत्र कहलाता है। दूसरा, जिस बॉडी का पार्ट उस कोशिका को ले जाता है निषेचन की क्रिया कराने के लिए, उस पार्ट को भी हम कहते हैं कि यह नर जनन तंत्र का ही भाग है। तो जिससे युग्मनज निकले, बॉडी के जिस पार्ट से युग्मनज निकलता है उस पार्ट को हम कहते हैं ये नर जनन तंत्र है। बॉडी के जिस पार्ट उस युग्मनज को निषेचन करने तक पहुंचाता है उस पार्ट को भी हम कहते हैं कि ये नर जनन तंत्र है। ठीक है, अब आगे, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है या उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। एक बात खाली यहाँ ये जानना है कि नर जनन कोशिका आखिर कहाँ बनता है। तो नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण, चाहे आप कहिए नर जनन कोशिका या फिर आप कहिए शुक्राणु, दोनों एक ही चीज है। शुक्राणु कहिए या नर जनन कोशिका, दोनों एक ही चीज है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का जो निर्माण है, जो नर जनन तंत्र है, नर जनन का मतलब कि जो बॉयज में होता है, तो बॉयज में जो शुक्राणु होता है उसका निर्माण वृषण में होता है। अब वृषण कहाँ होता है, तो वो उदर गुहा के बाहर वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण उदर गुहा के बाहर वृषण होता है, उस वृषण कोश में ही होता है शुक्राणु का निर्माण। और यही शुक्राणु क्या है, ये शुक्राणु आपका नर जनन अंग है, नर जनन जिसको हम कहेंगे शुक्राणु। और यही शुक्राणु आंतरिक निषेचन के द्वारा मादा जनन अंग में ट्रांसफर किया जाता है, फिर वहां से निषेचन की क्रिया होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना करेंगे। कल हम देखेंगे, कोशिश करेंगे नर जनन तंत्र को आपको बोर्ड पर बनाकर दिखाएंगे और दिखाएंगे कहाँ वृषण होता है और कहाँ वृषण में शुक्राणु बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए।